जिगर थाम के आप लोग सुनिए, अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे इसको भी क्लेम किया जा रहा था। पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? अगर इसके पास तर्क नहीं है तो इस तरह यहाँ डिस्टर्ब करके बहस का स्तर को गिराने से कोई फायदा नहीं है सर। भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूँ अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। आजा वक्त पे आ रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम लगा दो, यही तो इंटेंशन है उन लोग का। अरे भाई मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ। वक्फ संशोधन बिल 2025 जिसकी बात देश की सड़क से लेकर संसद तक हो रही है। पक्ष तर्क दे रहा है तो विपक्ष कह रहा है इससे मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश की जाएगी। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये जनता तय करेगी। कुल मिलाकर आज देश की संसद में अहम चर्चा हो रही है, इसलिए हम संसद में आज का ये शो 2 हिस्सों में पेश करने वाले हैं, क्योंकि हमारी आपके प्रति जिम्मेदारी है कि आपसे कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि जरूरी मुद्दा है, अहम बिल है और आप तक हर जरूरी बात पहुंचनी चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि संसद में आज का शो 2 हिस्सों में आएगा। एक अभी जब आप देख रहे हैं, एक जब पूरी चर्चा खत्म हो जाएगी रात के तकरीबन 11 बजे, उसके बाद भी हम आपके लिए एक शो लेकर आएंगे। तो बिना कुछ दिया पांचा शुरू करते हैं आज की असली कहानी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप तो देख ही रहे हैं अपना पसंदीदा शो संसद में आज। दिल्ली में आज का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि संसद में माहौल ठंडा रखने के तमाम इंतजामों के बीच भी गर्माहट महसूस की जा सकती थी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मीटिंग कर रहे थे। विपक्ष बिल के विरोध में तो सत्ता पक्ष पास कराने के लिए रणनीति बना रहा था। तैयारियां तय थी और घड़ी की सुई 12 बजने का इंतजार कर रही थी। लोकसभा में सांसदों की फुल अटेंडेंस। इस बीच 12:06 पर अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने के लिए कहा गया। इससे पहले कि वो बिल को सदन के पटल पर रखते, विपक्ष की ओर से आपत्तियां आई। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के सांसद हैं, आरोप लगाया कि विपक्ष को बिल की कॉपी देर से मिली। इसके बाद आरएसपी पार्टी के सांसद हैं एनके प्रेमचंद्रन, ये तमिलनाडु की पार्टी है, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया और कहा कि ये वो ओरिजिनल बिल नहीं है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जेपीसी की रिपोर्ट के बाद नए प्रावधान के साथ आ रहा बिल है। इन आपत्तियों पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सफाई आई। सबसे पहले उनको सुनिए। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई? इस बहस में करीब 15 मिनट का समय बीत चुका था। अब बारी थी बिल को सदन के पटल पर पेश करने की। 12:17 पर संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने के लिए खड़े होते हैं। इस बीच सदन की तपिश को कम करने के लिए किरेन रिजिजू की ओर से पढ़ी गई एक शायरी क्या थी, सुनिए। मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से
मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। शायराना तंज अब सीधे आरोपों की शक्ल में उतर चुका था। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए किरण रिजिजू ने कहा, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती तो संसद की बिल्डिंग को भी वक्फ क्लेम करती। इस पर विपक्ष की ओर से नाराजगी जताई गई, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया। एक साथ पूरा विपक्ष अपनी कुर्सी पर उठकर शोर करने लग गया, आपत्ति दर्ज कराने लग गया। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है, इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। इसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने उन आशंकाओं को लेकर सरकार का पक्ष रखना शुरू किया जिसमें आरोप लग रहे थे कि सरकार मजहबी आजादी के भी खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन कर रही है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब साफ साफ सुन लीजिए, अगर इसके पास तर्क नहीं है तो इस तरह यहां डिस्टर्ब करके बहस का स्तर को गिराने से कोई फायदा नहीं है। सर, मैंने व्यवस्था दे दी है, आप जब समय हो तो बोले नो, प्लीज बैठिए। ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। नो, किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। सर, किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते। ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे, और एक्सपर्ट
नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है। किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। किरण रिजिजू ने वक्फ की प्रॉपर्टी का हवाला देते हुए फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है, लेकिन फिर भी भारतीय मुसलमान गरीब क्यों है, ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर, तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहा है, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए। क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम कर झूठे बातें फैलाया, आज आप साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने का भी हिम्मत नहीं रखते हैं। जिगर थाम के आप लोग सुनिए, ये आप आज दोबारा आप मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे, तो फिर मुंह खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई और बिल लेके आएंगे, फिर मैं आपका पर्दाफाश करेंगे फिर से। अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में, आप कल्पना कीजिएगा अभी से। और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जिस शायराना अंदाज से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की थी, उसी अंदाज में करीब 1 घंटे बाद भाषण को उन्होंने खत्म भी किया। अंत में मैं अपील करके अपना बात को समाप्त करना चाहता हूं इसी लाइन के साथ, मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। किरण रिजिजू की बात खत्म हुई तो विपक्ष की ओर से चर्चा को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आगे बढ़ाया। बात शुरू करते हुए उन्होंने सबसे पहले स्पीकर से संरक्षण मांगा, फिर शुरू हुआ आरोपों का सिलसिला। सत्ता पक्ष से पूछा गया कि आखिर बीजेपी में कितने मुसलमान हैं, सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते हैं और बात करते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे। आप हमेशा
सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? अब दे रहे अनुमति, आप अनुमति दे रहे हैं सर? आपने हमें अनुमति दी? जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे, आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। लेकिन इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका काम है। लेकिन कानून में सर पहले से ही ये सारे प्रावधान हैं। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। गौरव गोगोई ने जब अपना भाषण शुरू किया तब नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद पहुंच चुके थे, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से दिए जा रहे बयानों में निशाने पर राहुल की जगह अखिलेश थे। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने चर्चा को आगे बढ़ाया। जिक्र आया सानिया मिर्जा से लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी तक। साथ ही दी गई एक सलाह सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव की तरह बनने की। इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी। उनको जगह दी जाएगी तो परेशानी क्यों है इनको? दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। सर, बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। धारा 370 की समाप्ति का यही बिल आया था ना सर? माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया। आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। सर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं सर? मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तलखी वही है। चाहे संशोधन लाओ वक्फ में, चाहे लाओ 370 में, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा। और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं सर, एक सवाल उठाने की इच्छा होती है, वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? सर आप याद करिए, मैं कहना चाहता हूं सीए पर क्या क्या तूफान खड़ा किया गया। धर्मेंद्र जी कभी तो हमको सुन लिया कीजिए, अखिलेश जी सुनते हैं, आप नहीं सुनते, यही समस्या है। मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान,
रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसे जब मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग करके आउट करता है, पूरा देश ताली बजाता है। और जब सानिया मिर्जा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है, हम सभी खुश होते हैं। ये तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई? अखिलेश जी देखिए आप। और सर एक बात और मैं आज बताना जरूरी है सदन के स्मृति के लिए। राजीव गांधी को 400 सीट मिली, शाहबानों में वो इन लोगों के सामने झुके। उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है, समझिए अखिलेश बाबू। रविशंकर प्रसाद के भाषण में बार बार अखिलेश यादव का जिक्र आया, तो अब बारी अखिलेश यादव के बोलने की थी। बात वक्त पर हो रही थी और हुई भी, लेकिन उस बीच हुआ एक ऐसा वाकया कि खुद गृह मंत्री अमित शाह पहले तो अपनी कुर्सी पर मुस्कुराने लगे और फिर खड़े होकर के जवाब दिया। जिक्र पीएम मोदी की नागपुर यात्रा का भी हुआ। बिल पेश हुआ है। मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है। ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। सदन में कुछ हल्के फुल्के माहौल में बातें गंभीर होती जा रही थी, आरोपों की तलखी बढ़ रही थी। दिल्ली से चल रही संसद में यूपी का जिक्र उठा। नाम भले ना लिया गया हो, लेकिन निशाना सीएम योगी आदित्यनाथ पर था। अखिलेश यादव ने कुंभ का जिक्र करते हुए सीएम योगी पर 30 मार वाला तंज कसा। इतना ही नहीं, मंत्री जयंत जो कभी उनके साथी रहे, अपने पूर्व साथी को भी लपेट लिया। ये बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। कुंभ में आस्था सबकी है,
कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे जिनका हमने सम्मान किया, हमें कहां ले गए आप? और हमें यहां छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए, और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिए कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। वक्फ बिल पर चर्चा का जो 8 घंटे समय तय था, उससे अब लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद अपनी बात रख चुके थे। अब बारी थी टीएमसी के सांसद के बोलने की। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद ममता बनर्जी की पार्टी से कल्याण बनर्जी ने देवता फिल्म के गाने से अपनी बात शुरुआत की। और कल्याण बनर्जी जब अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान नेता विपक्ष उनकी बात को, यानी राहुल गांधी, उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते नजर आए। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द ममता बनर्जी, I strongly oppose the bill in entirety. Madam, the spirit of my speech is, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। How the Limitation Act will be applied? If the Limitation Act will apply, so many disputes will come. This is the intention of the government. Open, सब खुलो अभी खुल दो रास्ता। इंडिया में चला लगा दो, हिंदू मुस्लिम लगा दो। यही तो इंटेंशन है उन लोग का। क्या होगा? दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज कंप्लीटली बैड। ये ठीक नहीं है। मैडम, हिंदू या मुस्लिम का हसद मत छेड़िए। अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजामी लगभग में मत छड़िए। मैडम, हम अपनी जान का दुश्मन के अपना जान कहते हैं।
मोहम्मद का इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहता है। अब तो मजहब अब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया है। कल्याण बनर्जी ने जिस गुस्से के साथ अपनी बात खत्म की, कुछ उसी लहजे में डीएम की सांसद ए राजा ने भी अपनी बात शुरू की। उन्होंने भरे सदन में इस्तीफे की बात तक कह दी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह कि अगर मंत्री किरेन रिजिजू का भाषण जेपीसी की रिपोर्ट से मैच हो जाएगा तो वो इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। I have received the courageous speech of Honorable Minister with rapt attention, and I wondered where he got such a courage to explore the entire cock and bull stories in the parliament. Sir, Madam, I dare to say the Honorable Minister, please go through your speeches tomorrow by text. Compile the text and do tally with the JPC report and the documents submitted with the JPC. If it tallies, I will resign from this house. एक के बाद एक विपक्ष की ओर से ताबड़तोड़ आरोप लगाए जा रहे थे, इसलिए अब जवाब देने की बारी सत्ता पक्ष की थी। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष से बीजेपी से नहीं आया कोई। इस बार एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू की बोलने की बारी थी। बोलने के लिए खड़े हुए नीतीश कुमार के करीबी और पंचायती राज मंत्री जेडीयू सांसद ललन सिंह ने जो अपने भाषण में ये साफ हो गया था उनके भाषण से कि पार्टी इस बिल पर बीजेपी के साथ है। जब कल तक जेडीयू की साइड से जो कंफ्यूजन था वो अब क्लियर हो चुका था। ललन सिंह ने पीएम मोदी के चेहरे का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। आप मोदी जी को कोस रहे हैं, अरे भाई मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जो चर्चा हुई ये उस रिपोर्ट का एक पार्ट है, यानी संसद में आज शो का सिर्फ एक हिस्सा अभी आपने देखा है, दूसरा हिस्सा आना बाकी है क्योंकि बिल पे चर्चा अभी जारी है और रात के 11 बजे तक वो चर्चा होगी और बिल पे वोटिंग होगी। क्या कुछ होगा, क्या कहानी रहेगी, बिल पास होगा नहीं होगा, किसने समर्थन किया किसने विरोध किया, बहुत सारी कहानियां भी खुली हुई है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, आपके लिए शो लिखा था हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।